नमस्कार सभी को। आज हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज का डे 5 है यानी 5वां दिन है। और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो है कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें क्या रोल था, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम कवर करेंगे। और लास्ट में जो है हम 20 से 25 एमसीक्यूज करेंगे इस पे, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन 1946 में होता है, बट उससे पहले से भी कुछ डिमांड हो रहा होगा। जाहिर सी बात, एक दिन में तो कोई सारी चीजें होता नहीं है। तो पहली बार एक फॉर्मल डिमांड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो वो फॉर्मल डिमांड जो है स्वराज पार्टी ने किया था। उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कहाँ, रांची में, जो कि हुआ था 3 मई 1934। नाम याद रखिएगा। पहली पार्टी जिसने डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, दैट वाज स्वराज पार्टी इन द ईयर 1934, 1934 में। सेम ईयर 1934 में ही एम एन रॉय, मनाबेंद्र नाथ रॉय, जो कि बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक आइडिया पुट किया। किसके लिए? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया। यहां पे था फॉर्मल, ठीक है, हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। बट आईएनसी का प्लेटफॉर्म जो है इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड करता है 1935 में कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। किस चीज के लिए? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 3 नाम आपको याद रखना है। एक तो स्वराज पार्टी 1934, एम एन रॉय 1934 ही, और 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी ये डिक्लेयर करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्री इंडिया का, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। हम नहीं चाहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार जो है, ब्रिटिशर्स जो है, हमारे संविधान में इंटरफेयर करे, बताए। और ये जो है संविधान कैसे बनना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये डिमांड रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी 1938। 3 साल देखा हमने। 1934 में 2 चीजें, स्वराज पार्टी रांची में, 1934 में एम एन रॉय, मनाबेंद्र नाथ रॉय। 1935 में एक ऑफिशियल डिमांड जो है आईएनसी करती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिमांड करते हैं कि हमें संविधान बनाना है, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को 1938 में, क्योंकि 1939 में आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 जो है स्टार्ट होने वाला है, तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो डिमांड आप उसको मानोगे तभी तो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मल डिमांड जो है एक्सेप्ट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम अगस्त ऑफर 1940 में, कि ठीक है, आप अपना संविधान बनाओ और उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना है, करो। लेकिन कुछ वक्त के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, 1945 के बाद हम देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनको इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए था। तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा लॉलीपॉप जो है उन्होंने दे दिया भारत को। फिर क्या होता है, बीच में सारी चीज़ें हो रहा है, अपना क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, क्रिप्स मिशन आ रहा है, अगस्त ऑफर आया, बेवल प्लान आया, सी राजा गोपालाचारी प्लान आया। तो दोनों तरफ ये सारी चीज़ें चल रही थी। एक तरफ मुस्लिम लीग का डिमांड भी पड़ रहा था कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग कहानी है, बट हमारा जो है मेन फोकस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होना चाहिए। एक मिशन प्लान भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। उस टाइम पे 1946 में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं क्लेमेंट एटले। ये वही क्लेमेंट एटले हैं जिनका नाम हमने कल देखा था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्लेमेंट एटले ही था। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि अपर हाउस में ये बताया कि हमारा मिशन जो है, मिशन इज टू प्लान टू क्विट इंडिया। अब क्विट इंडिया का मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं था कि एकदम से आप छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ आपको सारी चीजों को ठीक करके ही जाना पड़ेगा। तो इन्होंने, क्लेमेंट एटले साहब ने, एक 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स का एक कमीशन बनाया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, फरवरी में। और इनको बोला आप भारत जाइए। भारत जो आए थे 3 लोग, उनका नाम आपको याद रखना है। पहला नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और ये जो थे इस कमेटी के चेयरमैन थे, और ये उस टाइम पे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ये वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है जिसका गठन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, 1858, जिसको एबोलिश कर दिया जाता है 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। बट अभी हम 46 का पढ़ रहे हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है चेयरमैन थे इसके। उसके बाद दूसरा मेंबर जो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही है, क्रिप्स मिशन लेकर आए थे 1942 में, इनको भी रखा गया। और तीसरे मेंबर जो थे एवी अलेक्जेंडर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको 3 नाम याद रखना है, SAP या फिर PAS जैसे याद रखो। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर और S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 जो है दिल्ली पहुंचते हैं 24 मार्च को 1946 में। दिल्ली नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, इन्होंने प्रपोज किया कि देयर शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि एक अखंड भारत होगा
और जिसके पास पावर क्या होगी, बस टू बी एम्पावर्ड टू डील विथ सी डी ई, सी फॉर कम्युनिकेशन, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। कैबिनेट मिशन का जो रिकमेंडेशन था, इन्होंने बोला कि हम अनडिवाइडेड इंडिया का रिकमेंडेशन देते हैं आपको। लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया का जैसे ही बात करा इसने, मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने इस डिमांड को टर्न डाउन कर दिया, मतलब कि खारिज कर दिया कि भैया हमारा डिमांड तो है सेपरेट पाकिस्तान का, वो तो दे दो हमें पहले, हमें नहीं चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया, हमें चाहिए डिवाइडेड इंडिया। मुस्लिम लीग का डिमांड था। इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी मेंबर्स है, ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम कैबिनेट वुड बी इंडियंस, मतलब कि यहाँ पे इंडियंस ही बात हो रही है, नॉट पाकिस्तान। अभी आप दिमाग में भी मत लाना। इनका कहने का मतलब है कि कोई ब्रिटिशर्स वहां पे नहीं होगा, सारे के सारे जो है भारतीय होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा जो भी। एंड देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द वायसराय, फॉर द टाइम बिंग वहां पे वायसराय का इंटरफेरेंस जो है बहुत मिनिमम होगा। और इसको राइट भी होगा इंडिया को टू सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से आप जुड़ना चाहो हटना चाहो ये आपके ऊपर राइट होगा। कैबिनेट मिशन ने ये बोल कर गया। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, टोटल स्ट्रेंथ जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कितना होगा, 389। अब 389 में भी डिवीजन था पहले, 296 296 सीट्स जो है इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को दिया, और बाकी जो है 93 सीट्स जो है इसमें वो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया। अब 93 और 296 389 होता है। इसमें भी 296 में भी आप देखोगे तो यहाँ पे दो डिवीजन होता है, बहुत छोटा सा डिवीजन एक था। 4 सीट जो है जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है उनको दिया गया, बाकी 292 सीट जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नर प्रोविंस को दे दिया गया। तो 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट। नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना पड़ेगा। रफली जो ये डिवीजन था 389 सीट्स का, इसका 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि एक सीट जो है ये 10 लाख पॉपुलेशन पे डिसाइड किया गया था। और सीट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। 3 मेन कम्युनिटीज कौन थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया गया था 1909 में। सिख को दिया गया था 1919 के एक्ट के तहत, और जनरल पॉपुलेशन बाकी अन्य पॉपुलेशन जो है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा याद रखना है 389 सीट्स, उसमें भी फर्दर डिवीजन 296, ये मत याद रखो 292 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को और 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया। और सीट का एलोकेशन जो था 10 लाख यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 1 सीट। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यही सिस्टम जो है हम अभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज़ करते हैं, यही सिस्टम जो हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा में भी यूज़ करते हैं। और प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया, जिनके पास कितनी सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के पास, 93 सीट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के बाद, उनको बोला गया कि आप जो है नॉमिनेट कर सकते हो। इसका ये अर्थ हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो पार्टली इलेक्टेड था, कंप्लीटली इलेक्टेड नहीं था, पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था। तो सिंपल अगर आपसे पूछे कि इट वाज कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी, नो, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एज वेल एज पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। और नॉमिनेशन को किसको पावर दिया गया था, प्रिंसली स्टेट्स को, कि आपके पास जो 93 सीट्स है उस पर आप नॉमिनेट कर सकते हो किसी भी मेंबर को, जिसको भी आप चाहो। फिर क्या था, जुलाई और अगस्त में 1946 1946 में इलेक्शन होता है फॉर सीए। सीए का मतलब यहाँ पे हमेशा जहां भी आप नोट्स में देखोगे सीए का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जाहिर सी बात है 93 सीट्स तो नॉमिनेटेड बॉडी था, तो वहां पे तो इलेक्शन होना नहीं है। लेकिन जो 296 सीट्स हैं उसके लिए इलेक्शन कराया गया। अब इसमें क्या था, सीट्स का एलोकेशन हमने देखा था, मुस्लिम्स, सिख और जनरल। आईएनसी को इसमें कितना सीट मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईएनसी को 208 सीट मिलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलते हैं। और बाकी जो 15 सीट्स हैं उसमें आपको कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप या फिर सिख, बाकी जो बच गए थे वो 15 सीट्स में सिमट गए थे। तो 208, 73 और 15, ये 3 नाम आपको याद रखना है। 208 किसको मिला, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीट्स किसको मिला, मुस्लिम लीग को। और 15 सीट्स में आपको सिख आ गए, जो स्मॉल ग्रुप्स थे इंडिपेंडेंट वो आ गए। ये सब कुछ आपको 15 में सिमट गए। ये इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो था। एक खास बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सारे पर्सनालिटीज थे इंपॉर्टेंट, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सिराजा गोपालाचारी हो, उस वक्त के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो थे इसके पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बट एक एक्सेप्शन था, दैट वाज महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। महात्मा गांधी जो है इसके पार्ट नहीं थे। जो 93 सीट्स अलॉट हुए थे प्रिंसली स्टेट्स को,
उनको फिल नहीं किया गया। क्यों? उनको बोला गया कि आप नॉमिनेट कर सकते हो, बट इन्होंने कहा कि भाई हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से बाहर आना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, ना ही हमें संविधान बनाना है, ना ही हमें किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से कोई मतलब है। तो इस वजह से प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीट्स थे वो फिल नहीं हुआ। उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान में। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी प्रपोजल्स थे कांग्रेस जो है उसको एक्सेप्ट करती है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो बोलती है कि जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का वो सही नहीं है। तो इन्होंने जो आइडिया है इंटरिम गवर्नमेंट का जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा उसको रिजेक्ट कर देते हैं शुरुआत में। कांग्रेस ये भी बोलती है कि हम जो है नहीं चाहते हैं डिवीजन हो। शुरुआत में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडिया का पार्टीशन हो या फिर वीक सेंटर हो, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था उसके अगेंस्ट थी कांग्रेस। इनफैक्ट डिवीजन के भी अगेंस्ट थी कांग्रेस इनिशियली। बाद में वो सारी चीज़ें अलग बात है कि हाँ ठीक है, वो इतना परेशान हो गए थे इनके डिमांड से मुस्लिम लीग की कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो भी अब पार्टीशन चाहते थे। तो होता क्या है कि जो प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान, मुस्लिम लीग जो है फर्स्ट अप्रूव द प्लान, पहले अप्रूव कर देती है मुस्लिम लीग। लेकिन बाद में कांग्रेस ने ये बोल दिया कि जाहिर सी बात है मेजोरिटी तो हमारे पास होगी, किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो है भी, कि हम इसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जो भी है उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है। तो इस बात से असहमति दिखाते हुए फाइनली मुस्लिम लीग जो है इस प्लान को रिजेक्ट ही कर देती है कि भैया हमें ना चाहिए कैबिनेट मिशन प्लान, ना ही हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। और जुलाई मुस्लिम लीग काउंसिल जो है बॉम्बे में मिलती है, जहां पे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने पाकिस्तान का डिमांड जो है वो कहा कि हमें बस अब पाकिस्तान चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। और कंप्लीट रिजेक्शन जो है जुलाई 29 को रिजेक्टेड द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। और मुस्लिम्स को इन्होंने बोला कि आप जो है अब डायरेक्ट एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन मतलब कि हमें बस आज़ादी चाहिए। डायरेक्ट एक्शन का यहाँ पे मतलब क्या, टू अचीव द लैंड ऑफ देयर ड्रीम दैट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का डिमांड जो है 1946 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन था वो था अगस्त 16 1946। ये डे याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगस्त 16 1946 जो है मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे था, DAD, डायरेक्ट एक्शन डे, अगस्त 16 1946। इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी चीज़ों बैकग्राउंड के बाद कि मुस्लिम लीग की डिमांड, कांग्रेस की डिमांड, मुस्लिम लीग का मानना ना मानना, इलेक्शन होना, कितनी किसको सीट आनी, प्रिंसली स्टेट्स का नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए 93 सीट्स देना, फिर उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है। कब? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, कैबिनेट मिशन प्लान का आना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ कब हो रहा था? जब हमारे वायसराय उस टाइम पे कौन थे? वेबल, लॉर्ड वेबल, 1943 से 1947, 1943 से 1947, और इनके बाद ही आते हैं माउंटबेटन। आगे देखते हैं अब आगे होता क्या। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शन कैसे कर रहा है, काम क्या कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग जो है दिसंबर 9 1946, जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नाराज थे, तो मुस्लिम लीग बायकटेड द मीटिंग, उन्होंने बायकट कर दिया मीटिंग को। और उनका जो डिमांड था कि हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान का, तो वही चाहिए। इन टोटल जो है 207 मेंबर ही पार्टिसिपेट किए थे। टेम्परेरी पीरियड के लिए 9 दिसंबर को 1946 में जब संविधान सभा जो बैठी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बैठी, तो एक प्रैक्टिस होता था, फ्रेंच प्रैक्टिस होता था। फ्रेंच प्रैक्टिस क्या था, ये भी याद रखिए, कंट्री जो है फ्रेंच प्रैक्टिस होता था जिसमें ओल्डेस्ट मेंबर जो होते थे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को 1946, 2 दिन बाद ठीक, अब इलेक्शन होता है कि प्रेसिडेंट कौन चुना जाएगा। तो इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बन के आते हैं। तो सिंपल अगर आपसे पूछते हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नो डाउट। लेकिन जैसे ही एक वर्ड डाल दे हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इलेक्टेड वर्ड आने के बाद नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नाम है वो किसने प्रपोज किया था फॉर प्रेसिडेंट? JB कृपलानी साहब। और JB कृपलानी साहब उस टाइम पे INC के जो है प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे INC के, वो JB कृपलानी साहब। इन्होंने उनका नाम जो है
प्रपोज किया था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो दोनों नाम याद रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या होता है 2 दिन बाद, 9 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 तारीख को 2 दिन बाद जो है जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो आगे चल के बनते हैं, उन्होंने एक प्रस्तावना पास किया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब? 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ प्रियम्बल था ये। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी को 1947। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमारा संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जब भी ये बैठते थे और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते थे, तो उसको चेयरमैनशिप कौन देते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट। और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी कोई लॉ मेकिंग हो या फिर वोटिंग वगैरह करवाना हो, उस टाइम पे कौन बैठते थे? जो हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर बनते हैं जीवी मावलंकर साहब, वो बैठते थे। तो दोनों नाम याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए जीवी मावलंकर साहब। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट करता है जुलाई 22, 1947। और फिर हमारा देश जो है 15 अगस्त को आज़ाद भी होता है 1947 में। तो 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे भी मनाते हैं। इंडिया ने रेटिफिकेशन दिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन द ईयर मई 1949। अब हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका है। इन्होंने 24 जनवरी को 1950 में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम जन गण मन, जिसको पहली बार R.N. टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने INC के सेशन 1911 में गाया था। नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम। इसको भी 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पहली बार गाया था। लिखा दो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने था, बट गाया दोनों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने था। तो दोनों को याद रखिएगा। 1911 में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था और 1896 सेशन में INC के वंदे मातरम गाया गया, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। इन दोनों को अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में। फिर क्या होता है? 24 जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है अपना फाइनल सेशन करता है, दैट इज 12th सेशन। वो बेसिकली सिग्नेचर वगैरह था। और संविधान जो है हमारा वो अडॉप्ट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी 26 नवंबर को 1949 में। बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। ये चुना गया है क्योंकि इसके पीछे कहानी ये थी कि 26 जनवरी को हम पहली बार पूर्ण स्वराज डे मनाए थे। इस वजह से हमने थोड़ा डिले कर दिया उसके लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कंप्लीटली 11 सेशन इन्होंने हेल्ड किया था, लेकिन 12 जो है 12th सेशन जो था वो फाइनल सेशन था। पहले जो जनरली सेशंस होते थे वो बहुत लंबे होते थे। फाइनल जो है 12th सेशन 24 जनवरी को बस कुछ वक्त के लिए सिग्नेचर वगैरह कि हाँ भाई अब जो है संविधान लागू हो जाएगा। पूरे के पूरे 2 साल लगे, 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संविधान बनाने के लिए। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जहां मैं बोलूंगा यहाँ पूछा जा सकता है वही पूछा जाएगा। बाकी आपको बस ये जानना जरूरी है कि हमारा संविधान जो है कैसे बना था, क्या बना था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है हमारे संविधान बनाने वाले, ऐसा माना जाता है कि अबाउट 60 कंट्रीज जो है उसके संविधान को पढ़ा, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर साहब का था, BRA। और उस टाइम पे संविधान को बनाने में उस टाइम 64 लाख रुपए लगा था, 64 लाख। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उन्होंने अपना एक सिंबल अडॉप्ट किया था। सिंबल क्या था? एलिफेंट। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये नाम याद रखिएगा, BN राव वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। VR अयंगर जो थे सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। N मुखर्जी साहब जो थे चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नंदलाल बोस, BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे सवाल जो है कभी कभी KBC में पूछ देता है, कौन बनेगा करोड़पति में। प्रेम बिहारी नारायण रायदा जो थे आपके कैलीग्राफर थे, मतलब उन्होंने डिजाइन किया था किसको? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायदा। अगर बात करें हम अपने ओरिजिनल संविधान के, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कोई टाइप या प्रिंटेड नहीं था, हैंड रिटन था। तो सोचो उतना बड़ा संविधान जो है हाथ से लिखा गया था। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अभी, उसको जो है एक हिलियम फील्ड केस जो है, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहाँ रखी हुई है। जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहाँ पे रखी हुई है। कभी अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मौका मिलेगा। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 2 भाषा में लिखा गया था, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। संविधान के कुछ प्रोविजन जो है हमारे
वो कब आ गए थे? दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, बट कंप्लीटली जो है 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान जो है लागू हो जाता है। तो देखो, एक सवाल अब हम प्रियम्बल में जब करेंगे अगले 1-2 क्लास में, वहाँ पे प्रियम्बल में दिया वी अडॉप्ट, वी इनैक्ट एंड वी गिव आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है अडॉप्ट, इनैक्ट और गिविंग आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट जो है 26 नवंबर का है, बट इट केम इनटू फोर्स जैसे ही लोगों कि लागू कब होता है, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उसमें नंबर ऑफ वीमेन जो थी 15 वीमेन थी, जिसमें कुछ मुख्य नाम आपको याद रखना है: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर जो कि बाद में ओनली फीमेल मेंबर बनती हैं कैबिनेट की फ्री इंडिया की, सरोजनी नायडू जो कि फर्स्ट गवर्नर बनती हैं, सुचिता कृपलानी फर्स्ट वीमेन सीएम बनती है, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राव, बहुत सारे नाम हैं, दुर्गाबाई देशमुख जिनके नाम पे आपको जो है एक दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है सत्य निकेतन, वहाँ पे दुर्गाबाई देशमुख का नाम, तो बहुत सारे ऐसे नाम थे। तो इन टोटल जो है नंबर ऑफ वीमेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 15 थी, 15 मेंबर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम है। आपको अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, आपके किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, तो आप क्या बोलते हो? संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सुप्रीम लॉ है, लेकिन इसका कोई गार्जियन तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और हमारा जो संविधान है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है, आगे हम बहुत सारे लेक्चर में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम है। अब इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, वो करते हैं, हमारे डाउट जो है यहाँ से फिर आपके क्लियर हो जाएंगे। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना दिया था हमने? 389। उसमें भी 389 में 296 जो है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को दिया गया और 93 प्रिंसली स्टेट्स को। इनको बोला गया आप नॉमिनेट करो और इनको बोला गया आप इलेक्ट करो। 296 सीट्स का जो इलेक्शन होता है उसमें 208 सीट आती है किसको? आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीट्स पे मुस्लिम लीग और 15 में अन्य सिख सारी चीज। तो जो प्रोपोर्शन था हमारा सीट का एलोकेशन का वो कितना था? 10 लाख, यानी 1 मिलियन रखा गया था। Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 में। देखा था हमने, रांची में इन्होंने एक फॉर्मल कॉन्फ्रेंस किया था। फिर 1934 में ही एमएन रॉय, फिर आईएनसी जो है फॉर्मल ऑफिशियल डिमांड करती है 1935 में। फिर 1938 में जो है ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी जेएल नेहरू साहब जो है डिमांड करते हैं, और फाइनली जो है 1940 में अगस्त ऑफर में जो है ये एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल्स को, ठीक है आप अपना संविधान बना लो। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे? ही वाज नन अदर देन मनाबेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। जवाहरलाल नेहरू का हमने देखा 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी। Who among the following was not a member of कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपको भारत आया था 24 मार्च को, 24 ऑफ मार्च 1946 में। और उस टाइम पे वायसराय जो था उसका नाम था वेवल, और उस टाइम पे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लेमेंट एटले। तो इसमें हमने देखा था क्या? PAS या फिर SAP, जैसे याद रखो। P फॉर पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, इनफैक्ट ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी थे। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे 1942 में, और तीसरे जो थे एवीएल एजेंट। तो विलियम वुड जो था इसका पार्ट नहीं था, तो यही सही हो जाएगा, नॉट अ मेंबर पूछा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश अंडर, अभी देखा हमने, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ध्यान से देखिएगा, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? नो। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल? ये भी नो। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस? ये देखते हैं। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? ये तो गलत है। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनको बोला गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट करके भेजिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड, कीवर्ड इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 11 दिसंबर को 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले चेयरमैन इलेक्ट कौन होते हैं? ही वाज नन अदर देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनका नाम किसने प्रपोज किया था? JB कृपलानी। यहाँ पे सिंपल ये पूछा है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो पहली बार मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को 1946 में। तो पहले चेयरमैन फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया था चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड? पहला सेशन 9 दिसंबर को।
दूसरा 11 दिसंबर को जब इलेक्ट करते हैं किसको हम, डीआरपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 9 दिसंबर को कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। रेजोल्यूशन दिया कब किया गया था, तो दिया गया था 13 दिसंबर 1946 द्वारा, किसके द्वारा, जेएल नेहरू। लेकिन ये अडॉप्ट कब हुआ था, तो 22 जनवरी को 1947 में जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ये ध्यान रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को हम अडॉप्ट करते हैं अपना नेशनल फ्लैग। 26 नवंबर 1949 में हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और अपने आप को एक संविधान देते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन टोटल जो है 12 सेशन, क्योंकि 12th सेशन जो है कब हुआ था, 24 जनवरी को 1950 में, 1950 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान बनाने के लिए टोटल वक्त जो है कितना लिया था, कितना समय लगाया गया था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, और इन टोटल जो है 64 लाख के आसपास जो है इसमें खर्च हुआ था। ऑफिशियली इतना हुआ था, अनऑफिशियली कितना होता है, क्या होता है, वो तो डेटा अलग होता है, बट ऑफिशियली जो है 64 लाख खर्च हुआ था। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी.एन. राव। ये बोला था हमने, याद रखिएगा, बी.एन. राव। जो संविधान का पहला ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर किसने किया था, उसको भी बी.एन. राव ने ही प्रिपेयर किया था। When did Constituent Assembly adopted a national flag? तो ये किया था हमने 22 जुलाई 1947 में। इस वजह से 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। 13 दिसंबर को हमने क्या देखा, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रस्ताव रखा था। 22 जनवरी को इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1947 में अडॉप्ट कर लिया जाता है। इन विच ईयर जन गण मन अडॉप्टेड इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो जन गण मन जो है जिसको गाया किसने था, लिखा और गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। 1911 के सेशन, कलकत्ता सेशन 1911 में जो है इसको पहली बार गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको अडॉप्ट कब किया गया, 1950 में, प्रिसाइजली 24 जनवरी को। और इसी दिन हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया, इसी दिन हमने नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया। हाउ मेनी वीमेन्स वेर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इन टोटल 15 थे, 15 वीमेन। अब कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वाज नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। चूज द करेक्ट वर्ड। तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, जाहिर सी बात है, सही है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन का कुछ नियम उसमें था नहीं। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी था, जाहिर सी बात है, आईएनसी था इसमें। उसके बाद आपको सारी चीज़ें, मुस्लिम लीग था, सिख थे, जनरल्स थे, सारी चीज़ इंडिपेंडेंट बॉडी थे। तो ये जो है स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, और यहाँ पे 1 जो है सही है, क्योंकि नॉट बेस्ड पूछा है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नो। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कमिटीज बनाए गए थे इसको वर्क करने के लिए। तो 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय द सोशलिस्ट पार्टी एट अ कॉन्फ्रेंस इन रांची हेल्ड ऑन 3 मई 1934। तो रांची में हुआ था, 3 मई को भी हुआ था 1934 में, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी नहीं था, उसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी था। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप गलत कर दे रहे हो, एग्जाम में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपको पता है कन्फर्मली कि पहला स्टेटमेंट गलत है और आपका स्टेटमेंट में यही फायदा होता है, बाकी 3 स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आपका आंसर तो निकल गया है 3 एंड 4। देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज 5 मेंबर कमीशन, नहीं 3 मेंबर था। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस। ये सही है, चेयरमैनशिप पैथिक लॉरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन 5 मेंबर नहीं था, 3 मेंबर था। लॉर्ड वेवल वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। जी हाँ, वेवल ही था। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कितना था, 389। और 389 का भी हमने देखा कैसे कैसे डिवीजन किया गया था। 296 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को दिया गया, और 93 सीट्स जो है हमने किसको दिया, प्रिंसली स्टेट्स को। और प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया कि आप नॉमिनेट कर सकते हो अपने मेंबर्स को, और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है भेज सकते हैं। तो इट वाज अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यहाँ पे पूछा है चूज द स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946, प्रिसाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। दोनों को इंटरचेंज कर दिया है मैंने नाम।
देखो सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पे थे 9 दिसंबर 1946 को, और राजेंद्र प्रसाद जो है पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947, ये सही है, और इसी वजह से जुलाई 22 को हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। तो तीसरा सही है, तो तीसरा को काटोगे आप, क्योंकि पूछा इनकरेक्ट है, तो यहाँ आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा। ऑन 13th दिसंबर 1946 बी आर अम्बेडकर मूव्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। डेट सही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी चाहिए, बट ये नाम जो है बी आर अम्बेडकर नहीं, ही वॉज जवाहरलाल जेल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जनवरी 1947 में, 1947 में। आज का जो टॉपिक था हमारा, उसको एंड करते हैं विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, और ये थीम है हमारा दैट एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।